अगर आप भी प्रैक्टिस करते हैं या फिर एक लॉ स्टूडेंट है तो आपके लिए एक वीडियो बहुत काम का होने वाला है। यहाँ तक कि वो व्यक्ति जो एक सामान्य व्यक्ति है उसके लिए भी ये बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि उसके राइट्स को लेकर के यहाँ पर बात की गई है। ये एक नाराजी याचिका होती है हिंदी में जिसे कहते हैं, और ये इंग्लिश में इसे कहेंगे प्रोटेस्ट पिटीशन। आखिर होती क्या है, देखिए हमने देखा है कि जब जो पीड़ित पक्ष है, कोई भी व्यक्ति जिसे घटना की जानकारी होती है, वो एफआईआर दर्ज कराता है। पुलिस उसके पश्चात इन्वेस्टिगेशन करती है। अब इन्वेस्टिगेशन करने के पश्चात पुलिस के पास दो रास्ते होते हैं। पहला, भाई 173 के अकॉर्डिंग, अब बीएनएसएस के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति ने थाने के भाषातक अधिकारी के समक्ष जो है सूचना दी है, या तो उसने रिटन में दी है, ओरली दी, उन्होंने रिकॉर्ड कर ली है। अब यहाँ पर उसके पास दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग या तो वो 193 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग क्या भेज रहा है, आपकी चार्ज शीट प्रस्तुत कर रहा है, ठीक है, आरोप पत्र जिसको कहते हैं। इन्वेस्टिगेशन उसने की, इन्वेस्टिगेशन का टाइम 187 सबसेक्शन 3 में दिया गया 799 दिन। मामले की सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग किस प्रकार का मामला, प्रकृति, नेचर, गंभीरता के हिसाब से। उसके पश्चात अगर इन्वेस्टिगेशन के पश्चात पुलिस को लगा कि भाई ठीक है, हाँ इसने ऑफेंस किया है, सारे डॉक्यूमेंट सारी एविडेंस उसके अगेंस्ट है, तो वो चार्जशीट पेश कर देती है 193 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग। लेकिन यही अगर पुलिस को लग रहा है कि भाई नहीं, इसके खिलाफ तो कोई एविडेंस मिला ही नहीं है बिल्कुल भी, तो वो यहीं पर क्या करेगी, सेकंड कंडीशन में आपकी एफआर भेज देती है, फाइनल रिपोर्ट की, मतलब कोई भी साक्ष्य इसके अगेंस्ट नहीं मिला है कि इसने इस प्रकार का ऑफेंस किया है। ये दो काम यहाँ पर किए जाते हैं। अब आप लोग जानते हैं अगर पहली वाली कंडीशन है तो भाई वो तो पीड़ित के पक्ष में कि सारे गवाह, सारे साक्ष्य, सब कुछ मिल गए पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में, उसके आगे मामले की प्रोसीजर कोर्ट में शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ तो पीड़ित का मामला खत्म है ना, कि भाई वो तो जो उसने एफआईआर में जो बातें, जो घटना बताई है वो झूठी है, मतलब उससे संबंधित कोई भी एविडेंस उनको नहीं मिला है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो उन्होंने फाइनल रिपोर्ट लगा दी कि भाई हमको तो अभियुक्त के खिलाफ कुछ मिला ही नहीं, आरोपी के खिलाफ। तो अब यहाँ पर शुरू होती है प्रोटेस्ट पिटीशन की। पीड़ित ऐसे थोड़े नहीं कि पीड़ित को फिर कोई भी रेमेडी नहीं मिली, यहाँ पर पीड़ित को मिली हुई प्रोटेस्ट पिटीशन। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि जब पुलिस किसी मामले की इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद में पीड़ित जो भी शिकायत करता होता है उसको आपत्तियां उठाने के लिए दिया जाने वाली क्या है, रेमेडी, एक तरीके से इसको एक तरीके से उपचार समझिए, आपत्ति उठाने के लिए किसको, या जो पीड़ित है या फिर जो शिकायत करने वाला पर्सन है। अब यहाँ पर ये कि भाई आप कोई भी अगर लॉ हमारा उठाकर देखोगे, यहाँ तक कि हम सारी चीज़ें, जो हमारा सबसे बड़ा क्रिमिनल प्रोसीजर है वो हमारा BNSS है, लेकिन उसके अंदर भी हमने देखा प्रोटेस्ट पिटीशन जैसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है। तो फिर इसको ये आया कहाँ से भाई, जिसका कोई लीगल प्रोविज़न बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर वो आया कहाँ से? तो यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि यह हमारे वैसे तो किसी कानून का पार्ट नहीं है, बट समय समय पर हमारे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसीजन में इसको हिस्सा बनाया गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं भाई, क्योंकि आर्टिकल 142 के अकॉर्डिंग हमारे सुप्रीम कोर्ट को राइट दिया हुआ है कि वो उन चीज़ों के बारे में जिनके संबंध में कोई कानून नहीं है रेमेडी प्रदान करता है पीड़ितों को। तो ये भी प्रोटेस्ट पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजनों के द्वारा निकला हुआ एक प्रावधान है। अब यहाँ पर ये कुछ केसेज हैं, आप लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पर मैं बस एक ही केस बताऊँगी, ज़्यादा नहीं आप लोगों को। सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर ये बता दूं कि ये आप यहाँ देखेंगे कि कब आप इसको दाखिल कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये कि जब पुलिस किसी केस में अपने रिपोर्ट में इस कंक्लूजन पर पहुंचती है कि अभियुक्त के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं उनमें से कोई भी नहीं पाया, तो तब मजिस्ट्रेट द्वारा फाइनल रिपोर्ट को लेकर अपने जुडिशियल मत को लागू करने का निर्णय लेने से पहले प्रोटेस्ट पिटीशन अधिकार है किसका, पीड़ित का, कि वो आपत्ति उठाए इसके संबंध में। यानी कि जब पुलिस, वो मैंने जो आपको बातें पहले बता दी कि जब पुलिस एफआईआर भेजती है तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट अपना मत बनाए उस एफआईआर पर, उससे पहले पीड़ित या शिकायतकर्ता को अधिकार है कि वो आपत्ति उठाए, वो जो आपत्ति उठा रहा है वो यहाँ पर प्रोटेस्ट पिटीशन होती है। यहाँ पर ये कुछ केसेस हैं, जैसे सिकंदर मियाँ बनाम एम्परर का मामला था 1933 का है, फिर आपका लक्ष्मी शॉ बनाम एम्परर 1932, चार्ल्स जोहन्स बनाम एम्परर 1932, सारे आपके ओल्ड केसेस हैं ब्रिटिश टाइम के। यहाँ पर पहले इसी केस में देख लेते हैं थोड़ा सा कि इन सभी, जितने भी आपने 3 केसेस पढ़े हैं ऊपर, इन सभी मामलों में हाई कोर्ट ने प्रोटेस्ट याचिकाओं को पुलिस इन्वेस्टिगेशन का विरोध करने वाले किसी भी अभ्यावेदन के रूप में देखा था, ठीक है। तो यहाँ पर आरोपी व्यक्तियों, परिवादियों, पीड़ितों, दोनों ही पक्षों के द्वारा दायर किया जा सकता था। यानी कि ये आप देख रहे हैं 1933, यानी कि हमारी आज़ादी से पहले के सारे केसेस हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अभियुक्त द्वारा भी प्रोटेस्ट याचिका
केवल जांच के दौरान दायर की जा सकती थी। तो वहीं जो कंप्लेनेंट है, विक्टिम है, इन्फॉर्मेंट है, उनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन के समापन के बाद दायर की जाती थी। तो ये हमारा जो मेन अपने कानून है उनके लागू होने से पहले की बात कह रहे हैं कि पहले अभियुक्त को भी थी, लेकिन वो कब दाखिल कर सकता था? वो दाखिल कर सकता था इन्वेस्टिगेशन चल रही थी पुलिस के द्वारा। लेकिन यहाँ पर पीड़ित को कब अधिकार था? कि जब इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाए उसके पश्चात, यानी कि जब वो एफआईआर भेज दे। यहाँ पर एक कुछ हमारे जो है, अब ये हमारा इंडियन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड केस लो है भगवंत सिंह बनाम कमिश्नर ऑफ पुलिस एवं अन्य का मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस याचिका को दाखिल करने का अधिकार मुखबिर यानी कि पुलिस को जो इत्तला देते हैं को ही दिया गया है और किसी को नहीं। ठीक है, यहाँ पर इस केस में कहा गया था। तो कहने का मतलब ये है कि समय समय पर इसकी जो चीज़ें हैं, अब ये नीचे आप केस देखेंगे 2019 का केस है, आर धर्मलिंगम बनाम राज्य इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस दक्षिण कोयम्बटूर, 2019 का मैटर है। इसमें कहा कि जो आपका पिटिशनर है या विक्टिम है, ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी किसी परिवार में रुचि है और उस केस में फाइनल रिपोर्ट के बारे में सूचित नहीं किया जाता, तो उस केस में मजिस्ट्रेट के सामने अंतिम रिपोर्ट दायर किए जाने का समय, ठीक है, स्तर मानते देखेगी और इसका परिणाम यह होगा कि इस स्तर पर याचिकाकर्ता को नाराजी याचिका दायर करने का राइट होगा। यानी कि समय समय पर वो है कि क्योंकि इसका कोई लीगल प्रोविजन एक जगह कंसोलिडेट नहीं है, तो इसी का मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय समय पर या हाई कोर्ट द्वारा समय समय पर इसकी रूलिंग को परिवर्तित किया जा सकता है। बट यहाँ पर हम जानते हैं कि प्रेजेंट में जो आपका कंप्लेनेंट होता है या फिर आपका जो इन्फॉर्मेंट होता है, विक्टिम होता है, उनको ये अधिकार दिया हुआ है। अब यहाँ पर बात आती है सबसे महत्वपूर्ण क्या, कि भाई आप यह जो क्लोजर रिपोर्ट है, क्लोजर रिपोर्ट के दाखिल होने से पहले भी क्या प्रोटेक्ट पिटिशन पर विचार कर सकता है, या फिर केवल जब एफआईआर दी जाती है पुलिस के द्वारा उसके पश्चात यहाँ पर कुछ किया जाएगा? तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले तो कि जो क्लोजर रिपोर्ट है, क्लोजर रिपोर्ट मतलब फाइनल रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट मतलब फाइनल लग गई, मामला खत्म हो जाएगा, कुछ है ही नहीं, इसमें एविडेंस ही नहीं मिला है। तो क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करने से पहले प्रोटेस्ट पिटीशन पर विचार करने पर नहीं रोक सकती। मतलब यहाँ पर ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि पहले मतलब आपकी क्लोजर रिपोर्ट ही एक्सेप्ट किए, क्लोजर रिपोर्ट पर ही विचार करेगा जो न्यायालय है, वो प्रोटेस्ट पिटीशन पर विचार नहीं करेगा। यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट है वो क्लोजर रिपोर्ट से पहले भी आपकी प्रोटेस्ट पिटीशन को अच्छी तरह से देख सकता है और उसके बाद क्लोजर रिपोर्ट पर कॉन्ग्निजेंस ले सकता है। यानी कि ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है, कहीं भी कोई बाउंडेशन इस चीज़ के बारे में नहीं है। यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि इसके अलावा और भी जो आपकी प्रोटेस्ट विरोध याचिका है प्राप्त करने के बाद, यानी कि इसके अलावा एक विरोध याचिका प्राप्त करने के बाद मजिस्ट्रेट को BNSS 175(3) और जिसको हम 156(3) कहते थे, 175(3) हो गई कि आगे का इन्वेस्टिगेशन करने के निर्देश देने का राइट है। अब यहाँ पर आपने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी, पीड़ित पार्टी ने जो है प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल कर दी, प्रोटेस्ट पिटीशन नाराजी याचिका। उसके पश्चात अब दूसरी पार्टी क्या कर रही है, मजिस्ट्रेट ने उनको देखा, देखने के पश्चात अब पार्टी के पास मजिस्ट्रेट क्या करेगा, 175(3) के अकॉर्डिंग आगे इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दे देगा। लेकिन ये सारा का सारा जो प्रोसीजर है वो मजिस्ट्रेट के डिस्क्रिप्शन पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, आगे बाकी वही सारी चीज़ें हैं। यदि पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन किए जाने और क्लोजर रिपोर्ट दाखिल किए जाने की संपूर्ण प्रक्रिया पर नजर डाली जाए तो हम ये पाएंगे कि पुलिस के मामले की सूचना देने वाला जो पीड़ित है वो बिना उपाय के हो जाएगा यदि प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल करने का उसको अधिकार नहीं मिले। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा गया कि आखिर इसको क्यों बनाया गया है, क्योंकि मानो अगर भाई पुलिस के द्वारा किसी मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई है और पीड़ित को अगर आपका प्रोटेस्ट पिटीशन का राइट ना होता तो ऐसी स्थिति में तो वो अपनी आपत्ति उठाने का उसके पास कोई मौका ही नहीं होता। ठीक है, और यहाँ पर नीचे एक पैराग्राफ और है कि इन्वेस्टिगेशन हो जाने के बाद जब पुलिस फाइनल रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट को देती है तो मजिस्ट्रेट उसे एक्सेप्ट करता है और अभियुक्त को डिस्चार्ज करने का विचार करता है। बिल्कुल भाई, जब उसको लग रहा है कि भाई, क्योंकि कोर्ट हमेशा एविडेंस पर काम करता है, अगर उसके सामने कोई एविडेंस नहीं आई है और पीड़ित पार्टी के पास कोई रेमेडी नहीं है आगे, फिर तो ऐसी स्थिति में कोर्ट क्या करेगा, उसको डिस्चार्ज ही कर देगा ना अभियुक्त को, क्योंकि वो खुद तो इन्वेस्टिगेशन करने जाएगा नहीं, वो तो केवल इंक्वायरी करता है उन डॉक्यूमेंट्स की जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसके समक्ष सबमिट किए गए हैं। तो यहाँ ये अनिवार्य है कि प्रोटेस्ट पिटीशन की विशेष सामग्री पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे। वो कब पहुंचेगा, जब प्रोटेस्ट पिटीशन यहाँ पर दाखिल की जाएगी। तो यहाँ पर हमारा देखिए जो लॉ है
वो एक लचीला है, ना तो बहुत सौम्य है, ना ही बहुत ज़्यादा कठोर है, बीच का रास्ता है। क्योंकि अगर हम ये देखते हैं कि जब हम कोई सेक्शन पढ़ते हैं तो मोस्टली एक तरफ अगर जो बहुत किसी सेक्शन में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल है तो दूसरी तरफ उन्हीं सेक्शंस में प्रोविजो एक्सेप्शन दे दिया जाता है कि अगर ऐसी स्थिति है तो ऐसा हो सकता है, यानी कि उनको कंसेशन दिया हुआ है, उनको रेमेडी दी है। जैसे यहाँ पर फाइनल रिपोर्ट का पुलिस को राइट है कि भाई अगर उनको नहीं लग रहा मामले में कुछ मिला है तो फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर देंगे, लेकिन पीड़ित को भी अधिकार है कि वही वो न्यायालय के समक्ष प्रोटेस्ट पिटिशन दाखिल करें इस मामले में और आगे इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया जाए तो मजिस्ट्रेट भी यहाँ पर कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो लॉ है वो जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लचीला है ना, आप समय पर संशोधन कर सकते हो, ऐसे हमारा लॉ है। बहुत ज़्यादा कठोर नहीं कि एक बार नियम बना दे तो बस वो सख्त नियम बना दिया, उसको इक्वल बनाने के लिए हर संभव प्रयास हमारे कानून के अंतर्गत किया गया। तो आई होप प्रोटेस्ट पिटिशन क्या होती है, आप इसको कब दाखिल कर सकते हैं, कहाँ इसका प्रोविज़न है और इसके बारे में क्या कहा गया है, और यह कोर्ट का आपका डिस्क्रिशनरी राइट है, मैंडेटरी नहीं है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी आई होप इस वीडियो से मिल गई होगी। यदि आप चाहते हैं कि इस तरह की और भी वीडियोस आपको देखने के लिए मिले तो आज ही करें चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।